सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पुष्पेंद्र पटेल और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पीपी द ट्रैवलर में। जैसा कि आप जानते हैं कि अंडमान ट्रिप कंप्लीट गाइड का ये सेकंड पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करें अगर आप अंडमान घूमने के लिए जाना चाहते हैं और अपनी जर्नी को प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी कुछ मिस करते हैं तो आप कुछ ना कुछ एक ऐसी गलतियां कर जाएंगे अंडमान ट्रिप में जिससे आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा या फिर आपकी ट्रिप बिगड़ भी सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और जैसा कि हमने पिछले पार्ट में बहुत सारी बातें डिस्कस की थी कि आप अंडमान कैसे जाएं, कब जाएं, फ्लाइट से जाएं या शिप से जाएं, कौन से मौसम में जाएं, कहाँ की बुकिंग करें, बहुत सारी हमने बातें डिस्कस की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि हमें अंडमान में जो मैंने आपको प्लेसेस बताए थे वहाँ पे लोकल कौन कौन से प्लेसेस घूमने चाहिए, कौन कौन से अवॉइड करने चाहिए। उसका रीज़न ये है कि इससे आपका टाइम भी बचेगा और उससे आपका पैसा भी बचेगा। तो ये वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। और अगर आपने एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो फ्रेंड्स, हम इसमें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चार्ट के थ्रू आपको बताता हूं कि आपकी ट्रिप किस तरह से रहेगी। मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि मैं जो अंडमान ट्रिप है उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं। पहला ग्रुप ये है कि जिनका बजट कम है और कम दिन की ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। तो जिसमें पहला ग्रुप है उसमें आएगा 50 से 60,000 जिनका बजट है कपल का, और दूसरा ग्रुप आएगा 70 से 80,000 और तीसरा आएगा 80,000 से 1 लाख रुपीज़ के बीच में। तो ट्रिप इसके अकॉर्डिंग 3 ग्रुप में बढ़ जाती है। तो हम पहला ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं। पहला ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 50 से 60,000 और टाइम रहेगा ट्रेवलिंग का 5 से 6 डेज़। और इसमें आप घूमेंगे 3 जगह मेन, पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, नील, और इसके बाद आप घर लौट जाएंगे। एक बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ये जो मैंने 3 जगह बताई हैं ये अपने आप में बहुत सुंदर है। यहाँ पर बहुत सारे सुंदर बीचेस हैं और 90% जो टूरिस्ट है वो इन्हीं जगह पर घूमने के लिए जाते हैं। और ये मिडिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान घूमने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि ये जो मिडिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान का टूर है थोड़ा सा एग्जॉस्टिव हो जाता है और थोड़ा परेशान करने वाला हो जाता है, इसलिए लोग इसको अवॉइड करते हैं। और जो हैवलॉक, नील और पोर्ट ब्लेयर है इसको आप मान सकते हैं कि आपको जन्नत वाली फीलिंग मिलने वाली है। तो आप यहाँ पर जा रहे हैं इसलिए अभी मत सोचें कि आपका बजट कम है तो आप कुछ मिस करने वाले हैं। आप इतना कुछ भी मिस नहीं करने वाले हैं, आप बहुत ही सुंदर जगह घूम के आएंगे। तो जैसे ही जो फर्स्ट ग्रुप है ये क्या करेगा, फर्स्ट डे आप सुबह सुबह पोर्ट ब्लेयर पहुंच जाएंगे और फर्स्ट डे में आप पोर्ट ब्लेयर, हाफ डे में आप सेलुलर जेल घूम सकते हैं। और उसके अगले दिन आप निकल जाएं हैवलॉक। और हैवलॉक का मैं पहले बता चुका हूं कि आप अपनी टिकट अरेंज कर लें, पासेस अरेंज कर लें, और कोविड के जो पासेस हैं वो भी अरेंज कर लें पहले ही। आप अपने जो एजेंट है उससे बात करके या फिर आप खुद भी अरेंज कर सकते हैं। और जो दूसरे दिन आप हैवलॉक पहुंच जाएंगे, उस दिन आप वहां पर हैवलॉक पहुंचने के बाद में आप वहां पर काला पत्थर बीच, एलिफेंट बीच, राधानगर बीच और प्राइवेट बीचेस से घूम सकते हैं आप। और ये सब घूमने में आपको करीब 2 दिन लग जाएंगे, 1 से 1.5 दिन या 2 दिन। तो आप वहाँ पे आपका जो सेकेंड और थर्ड डे वो हैवलॉक में हो जाएगा, फोर्थ डे आपका नील में हो जाएगा, और जो 5th डे है आप लौट आएंगे नील से पोर्ट ब्लेयर, और 6th डे आप लौट जाएंगे पोर्ट ब्लेयर से घर के लिए। और फ्रेंड्स, जो आपका 5th डे है आपको पोर्ट ब्लेयर में मिलेगा हाफ डे, तो उसमें आप रॉस आइलैंड या कोई आसपास की चीज़ें जो है वो घूम सकते हो। मैं आगे डिस्कस करूंगा कि आपको कौन कौन सी जगह घूमनी चाहिए। और फ्रेंड्स, जो सेकेंड ग्रुप है उसमें आपका मिडिल अंडमान जुड़ जाता है, क्योंकि मिडिल अंडमान में आपका एक होल डे लगेगा और आपको टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में जाना पड़ेगा। तो ये जो ग्रुप है ये इसका 1-2 दिन का ट्रिप बढ़ जाएगा। और इनको मिडिल अंडमान जैसे ये लोग पोर्ट ब्लेयर पहुंचते हैं उस दिन तो ये लोग हाफ डे घूमें और अगले दिन निकल जाएं बारातांग, लाइमस्टोन केव घूमने के लिए। और वहाँ पर मड वैल्कनो है, वहाँ पर मैनग्रूव फॉरेस्ट से आप लोग बोटिंग करने का मौका मिलेगा। अगर अच्छा लग रहा तो आपको जरावा ट्राइब भी दिख सकती है। तो ये आपको सेकेंड डे कंप्लीट कर लेना है। आपको अगर आप लोग मिडिल अंडमान में जाना चाहते हैं तो आप हैवलॉक और नील से पहले ही कंप्लीट कर लें, ताकि आपकी जो खूबसूरत पार्ट है वो आप आखिरी में करें और घर लौट जाएं। तो इस तरह से आपका जिनका जो सेकेंड ग्रुप है उनका जो थोड़ा सा बजट हल्का सा बढ़ जाएगा, 15 से 20 हज़ार रुपये बढ़ सकता है और वो लोग घूम के जा सकते हैं। और जो थर्ड ग्रुप है उसमें नॉर्थ अंडमान ऐड हो जाएगा। नॉर्थ अंडमान ये लोग क्या करेंगे, पहले दिन पोर्ट ब्लेयर पहुंचेंगे और
उसके अगले ही दिन ये लोग नॉर्थ अंडमान के लिए निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखें कि नॉर्थ अंडमान जाने के लिए आपको 3 दिन की ट्रिप तो लगनी ही लगनी है, क्योंकि एक दिन आप जाएंगे, एक दिन आप लौट के आएंगे और एक दिन आपको नॉर्थ अंडमान में दिगलीपुर घूमने का मौका मिलेगा। वहाँ पर रॉस और स्मिथ आइलैंड है, वहाँ पर जो कालीपुर बीच है, रामनगर बीच है, ये सब आप वहाँ पर घूम सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि 3 दिन से कम तो ना ही लें अगर आप नॉर्थ अंडमान जा रहे हैं। मिडिल अंडमान के लिए 1 दिन चाहिए और उसके लिए 3 दिन चाहिए। तो आप एक बात ध्यान रखें, हम लोगों ने 2 दिन की ट्रिप बुक कर ली थी गलती से, तो हमारी ट्रिप बहुत बिगड़ गई थी। मैं वो आपको बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही अगर आप नॉर्थ अंडमान जाना चाहते हैं तो आपका ट्रिप हो जाएगा 10 डेज़ का और आपका बजट हो जाएगा 1 लाख रुपए के आसपास का। और जिनको मिडिल अंडमान जाना था उनका ट्रिप रहेगा 80,000 के आसपास। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप पहले दिन आए तो आप पोर्ट ब्लेयर में रुकें, हाफ डे में आप सेलुलर जेल घूमें और टैक्सी की बात कर लें और टैक्सी बुक कर लें। और अगर आप वैसे बस से भी जा सकते हैं, लेकिन बस का ऑप्शन मुझे सही नहीं लगा क्योंकि बहुत दूर है, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है नॉर्थ अंडमान दिगलीपुर, और जाना आना आप जंगल से पास होते हैं, जरावा ट्राइब भी मिल सकती है और बहुत सारे चेक पोस्ट होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशन है, गाइडलाइंस हैं। तो इस सब को फॉलो करते हुए आप सुबह से उठने के बाद भी आप शाम तक पहुंच पाएंगे आप नॉर्थ अंडमान। और कुछ बोट से पास आपका जो पूरा टैक्सी है वो बोट में जाएगा और एक क्रॉस करेगा कुछ वाटर चैनल टाइप के। तो इस तरह से आप नॉर्थ अंडमान पहुंचने में आपको टाइम लगेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी ट्रिप 3 दिन की जरूर रखें अगर आप नॉर्थ अंडमान जा रहे हैं। जैसे आप पोर्ट ब्लेयर आएंगे, आप उस दिन तो घूमेंगे सेलुलर जेल, उसके अगले दिन ही आप निकल जाएंगे नॉर्थ अंडमान के लिए। आप पहुंचते नॉर्थ अंडमान पहुंचते आपको हो जाएगा शाम, वहाँ रुकिए और अगले दिन आप घूमिए रॉस एंड स्मिथ आइलैंड घूमिए, कालीपुर बीच घूमिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे टर्टल्स मिलेंगे। तो और जो भी आपको वहाँ पर पसंद आए वो जगह घूमिए, लेकिन ध्यान रखिए नॉर्थ अंडमान थोड़ा सा एक आउटर एरिया हो जाता है, तो सेफ्टी लेकर चलें, ज़्यादा दूर ना जाएं और लोकल से पता करके ही जाएं जहाँ भी जाएं, क्योंकि वहाँ पर मड वॉल्केनोज भी हैं और भी बहुत सारी वहाँ पर जगह हैं। तो जो आपको सूटेबल लगे वहाँ पर घूम सकते हैं पहुँचने के बाद में। लेकिन बेस्ट है रॉस एंड स्मिथ आइलैंड और दूसरा है कालीपुर बीच, जहाँ पर आपको टर्टल्स मिलेंगे, वहाँ उनके एग्स भी मिल सकते हैं। तो वहाँ से आप अगले दिन लौटेंगे, आपके जो 4th डे है वो आप लौटेंगे पोर्ट ब्लेयर। और एक बात ध्यान रखें, अगर आप नॉर्थ अंडमान जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1 दिन और ले लें एक्स्ट्रा पोर्ट ब्लेयर में। वहाँ पे आप रॉस आइलैंड घूमिए और जो भी लोकल जगह है वांडूर बीच या आसपास जो भी जगह अच्छी लगती है आप पोर्ट ब्लेयर में घूमिए। उसका रीज़न ये है कि जब आप नॉर्थ अंडमान से लौटते हैं तो हो सकता है किसी कारणवश आपका जो डिले हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका हैवलॉक के लिए फेरी रहेगा अगले दिन, और अगर आपको लेट हो गया, कुछ हो गया, कुछ बाय चांस बारिश हो गई, फंस गए, तो आपका जो फेरी है वो मिस हो जाएगा, थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए आप तैयार रखें अपने आप को और कोशिश करें कि नॉर्थ अंडमान से लौटने के बाद 1 दिन जरूर रखें, उससे आपकी ट्रिप अच्छे से प्लान होगी। और 6 डे आप निकल सकते हैं हैवलॉक के लिए। 7th डे आप हैवलॉक में रुकिए, एंजॉय कीजिए, पूरी सारी जगह घूमिए। 8th डे आप नीला आइलैंड के लिए निकल जाइए हैवलॉक से और नॉर्थ अंडमान जाएगा। और ये एक अपना एक अलग एडवेंचर करेगा नॉर्थ अंडमान जाते समय, आप थोड़ा सा परेशान भी हो जाएंगे। इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि नॉर्थ अंडमान जाने वाले लोग शुरू में ही अपनी ट्रिप कर लें नॉर्थ अंडमान की, फिर हैवलॉक जाएं तो आपकी ट्रिप बहुत सुंदर सी हो जाएगी। और आपका बजट तो आपको समझ में आ ही गया है कि नॉर्थ अंडमान जाएंगे उनका 1 लाख रुपया, मिडिल अंडमान वालों का 80,000, और जो कम बजट में करना चाहते हो 50 से 60,000 के बीच में कर सकते हैं। कम दिनों में अच्छी जगह घूम के लौट के जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, तो मैंने आपको बजट भी बता दिया, थोड़ा समराइज करके आपको तीनों ग्रुप को समझा दिया कि आपको किस तरह से प्लान करना है। फ्रेंड्स अब हम आगे 1 by 1 सभी प्लेसेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे ही आप फ्लाइट से पोर्ट ब्लेयर पहुंचेंगे तो आपका वहाँ पर कोविड टेस्ट हो सकता है अगर आपके पास में कोविड सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपका बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आपका बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो आपके बच्चे का वहाँ कोविड टेस्ट कराया जाएगा और उसकी रिपोर्ट मिलती है शाम तक। तो और उस रिपोर्ट के बिना आप लोग ना तो हैवलॉक जा पाएंगे, ना ही आप नॉर्थ अंडमान जा पाएंगे, ना ही आप मिडिल अंडमान जा पाएंगे। तो एक बात ध्यान रखिए कि आपके ग्रुप में किसी भी व्यक्ति का कोविड सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जस्ट अगले दिन नॉर्थ अंडमान या हैवलॉक की ट्रिप प्लान ना करें। 1 दिन लें आप पोर्ट ब्लेयर में, वहाँ रुकें, वहाँ घूमें और उतने समय में आप जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं, पासेस हैं, वो आप सारे अरेंज करा लें। तो इससे आपकी ट्रिप भी अच्छी चलती रहेगी और आपकी
जो पासेस हैं वो भी कलेक्ट हो जाएंगे। तो आप इस बात का स्पेशली ध्यान रखें। और जो मैंने आपको अभी टूर प्लान बताया था उसमें आप एक एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, ये सिर्फ पासेस को वेट करने के लिए। और अपने जो इस समय में आप बहुत सारी जगह घूम सकते हैं वहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में, जो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, मैंने आपको सजेशन पहले पार्ट में दे ही दिया था कि आप बहुत सारी मेडिसिन्स लेकर चलें, अपनी जो भी ज़रूरतमंद मेडिसिन्स हैं, कैमरा, पावर बैंक, सिम कार्ड और क्लॉथ्स, सारा चीज़ें जो मैंने बताया था वो सारा अरेंजमेंट करके रखें, क्योंकि अंडमान में ज़रूरत कभी पड़ जाती है। फीवर की मेडिसिन हो गई, या फिर कोल्ड का हो गया, या फिर कोई चोट लग गई, तो इस तरह का एक मेडिकल किट आप रख के चलेंगे तो आपको बहुत अच्छी जर्नी आपकी हो सकती है, आपको दिक्कत नहीं होगी। और फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पोर्ट ब्लेयर पहुँचेंगे, तो पोर्ट ब्लेयर पहुँचने के बाद में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब हम 1 बाय 1 जगह डिस्कस कर रहे हैं। तो पोर्ट ब्लेयर में पहुँचने के बाद में सबसे पहले आपको जाना चाहिए सेलुलर जेल घूमने के लिए। सेलुलर जेल बहुत फेमस है, पोर्ट ब्लेयर की बहुत ही फेमस जेल है। इसको काला पानी जेल के नाम से भी जाना जाता था। स्वतंत्रता संग्राम के समय में जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको इस जेल के अंदर रखा जाता था। उनको बहुत सारी इनह्यूमन यातनाएं दी जाती थी, और इसी कारण से इस टॉर्चर के लिए जेल फेमस थी। तो ये आप जेल जाकर यहाँ पर घूम सकते हैं। 30 रुपीज़ आपको एंट्री रुपीज़ लगेगी फ़ी, और यहाँ पर जाकर आप इस जेल को देख सकते हैं, और यहाँ की जो उन लोगों ने क्या उनके ऊपर बीती होगी उस चीज़ को आप फील कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्टैचू भी बने हुए हैं, और जो वीर सावरकर जी हैं इनका आप सेल भी देख सकते हैं कि वो लोग कैसे रहते थे यहाँ पर। और इस जेल में करीब घूमने में आपको लगेगा 3 से 4 घंटे का समय। यहाँ पर एक म्यूजियम टाइप का भी बना हुआ है, वहाँ पर आप पूरा जो हिस्ट्री है उसको आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप लाइट एंड शो भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, 2 से 3 बार शो होता है यहाँ पर, लेकिन अगर इवनिंग में देखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। और उसका चार्ज है करीब 500 रुपीज़। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं कि लाइट एंड शो देखना है कि नहीं देखना है आप उसको। उसके बाद आपका यहाँ तो पूरा हाफ डे चला जाएगा। इवनिंग में आप लोग जा सकते हैं, अगर समय मिलता है तो आप लोग मरीन पार्क जा सकते हैं, और अबरदीन जेटी है, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये सब आसपास ही हैं। बहुत ही सुंदर, अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं यहाँ पर। आप कुछ मैगी खाएं, चाट खाएं, बच्चों के साथ घूमें, पार्क हैं बहुत सारे, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। और अगर आप थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाते हैं तो लहरों को देखें। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे जेट स्की राइड भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो पोर्ट ब्लेयर का यहाँ पर ये सारी जगह आप घूम सकते हैं आप हाफ डे में। और आपके पास अगर अपना जब आपका आगे समय मिलेगा अगला दिन, उसमें आप लोग वांडूर बीच भी जा सकते हैं। वांडूर बीच जाने के लिए आपको हाफ डे लग जाएगा। वहीं पर पास में महात्मा गांधी नेशनल पार्क है, वो भी आप देख सकते हैं। और वांडूर बीच में मैंने सुना है कि वहाँ पर क्रोकोडाइल्स भी होते हैं, थोड़ा सावधान रहेंगे अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो। और ये जो पार्ट है वांडूर बीच का और महात्मा गांधी नेशनल पार्क का, इसको मैं कह सकता हूँ कि आप अवॉइड भी कर सकते हैं। जिनका बजट कम है वो लोग यहाँ ना जाएं, मतलब एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने का ऑप्शन रहेगा या आपके पास में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर जो पोर्ट ब्लेयर में घूमने वाली बेस्ट जगह हैं वो है रॉस आइलैंड और सेलुलर जेल, ये सब दोनों जगह घूमने वाली हैं। तो अगला पार्ट है रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड घूमने के लिए आपको करीब 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। रॉस आइलैंड बहुत फेमस है, और अबरदीन जेटी से करीब 15-20 मिनट के अंदर आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, बहुत ही सुंदर है, हिस्टोरिकल। वहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वो बनी हुई है, उनसे पेड़ निकल रहे हैं बाहर, बहुत ही सुंदर फीलिंग आती है वहाँ पर देखकर। वहाँ पर आपको डियर भी मिल जाएंगे देखने के लिए। वहाँ पर हिस्ट्री भी लिखी हुई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब आए और क्या क्या हुआ, ये सारी एक्टिविटीज़ आप वहाँ पर जान सकते हैं। वहाँ से आपको नेवी की शिप्स दिखेंगे। तो जो रॉस आइलैंड है आपको 4 से 5 घंटे, वैसे तो वहाँ पर आपको ये बोट वाले 1 घंटे का समय देते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बुकिंग करके जा रहे हैं। आप रॉस आइलैंड के लिए अलग से बुक कर सकते हैं कि हमें वहाँ तक छोड़ दीजिए और हम वहाँ से आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी रॉस आइलैंड घूम सकते हैं। और रॉस आइलैंड के पास में ही है नॉर्थ बे। नॉर्थ बे में बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। और जो नॉर्थ बे का जो लाइट हाउस का फ़ोटो है वो ओल्ड 20 रुपीज़ का नोट है, उसके पीछे बना हुआ है, और वो आप मिला सकते हैं, वो भी आपको थोड़ा अच्छी सी फीलिंग आएगी। तो फ्रेंड्स, ये पोर्ट ब्लेयर के आसपास में 2 सुंदर जगह हैं, एक तो है रॉस आइलैंड और एक है नॉर्थ बे। नॉर्थ बे जाइए, वहाँ पर आप सी वॉक कीजिए। सी वॉक का 3500 चार्ज है, और बाकी अदर एक्टिविटीज़ आपका मन करे तो कर सकते हैं, स्नॉर्केलिंग कर सकते हैं।
लेकिन आप थोड़ा यहाँ पे मैं कोशिश कहूँगा कि आप यहाँ पर पैसा बचा के रखिए और आगे के लिए, ताकि आप स्कूबा डाइविंग हैवलॉक में कर सकें, नील में कर सकें। इस सब के लिए आप यहाँ पर सिर्फ करना है तो आप सी वॉक कर लीजिए और आप यहाँ से लौट आइए नॉर्थ बे। यहाँ करीब आपका हाफ डे यहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ का हाफ डे गया। और आप चाहें तो अगर टाइम बचता है तो समुद्री का म्यूज़ियम है, वो भी आप घूम सकते हैं पोर्ट ब्लेयर में। चिड़िया टापू है, वहाँ जाने में आपको हाफ डे लग जाएगा और टैक्सी करीब 1500 के आसपास चार्ज कर सकती है टैक्सी वाला। तो आप अपने हिसाब से देख लें। टैक्सी जो मुंडा पहाड़ है और चिड़िया टापू है, ये मुझे एवरेज लगा, इतना ऐसा नहीं लगा कि आपको जाना ही जाना चाहिए, तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और भी आप सिटी टूर ले सकते हैं पोर्ट ब्लेयर में। आप माउंट हैरियट नेशनल पार्क जा सकते हैं, लेकिन बहुत दूर है, इसको मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। जिनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है और जो परेशान नहीं होना चाहते हैं, उनको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आप कार्बिन्स कोव बीच भी जा सकते हैं। कार्बिन्स कोव बीच जो है वो मैरीन पार्क, अबरदीन जेटी, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो एरिया है उसके जैसा ही है, तो आप वहाँ जाना अवॉइड कर भी सकते हैं। इतना मुझे कोई स्पेशल नहीं लगा। वहाँ पर 5 से 6 किलोमीटर डिस्टेंस पर है सेलुलर जेल से। और मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका था कि आपका जो स्टे होगा वो सेलुलर जेल के आसपास ही होगा। जब आप बुकिंग करेंगे तो आप लोकल एरिया देख लें कि सेलुलर जेल कितना डिस्टेंस पर है, या वहाँ से जो आपका होटल आप बुक कर रहे हैं, तो उससे आप समझ जाएंगे। जस्ट 300, 400, 500 मीटर पर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि आपको वो सारी जगह वहाँ पर आप घूम सकें। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया पोर्ट ब्लेयर। और अगले दिन अब आप निकलेंगे घूमने के लिए हैवलॉक। तो हैवलॉक जाते समय आपको ऑलरेडी आपने फेरी बुक कर रखी होगी, ओशियन, ग्रीन ओशियन शिप बुक कर रखा होगा, या फिर आपने मैक्रूज जो शिप है वो बुक कर रखा होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग, टाइमिंग के अकॉर्डिंग पहुंच जाएं। पहले से टैक्सी बुक कर लें और जो आपने स्कूटी बुक कर रखी थी पोर्ट ब्लेयर में, उसको ऑलरेडी इवनिंग में लौटा दें। और अगले दिन सुबह जिस दिन आपको जाना है, टैक्सी पकड़कर आप पहुँच जाएँ फोनिक्स बे जेटी पर। वहाँ से आपको मिलेगी फेरी, या फिर जो प्राइवेट जो शिप्स हैं ये आपको मिलेंगे, और आप इसमें बैठ के 3 से 4 घंटे की जर्नी के बाद में आप पहुंच जाएंगे हैवलॉक। तो फ्रेंड्स, हैवलॉक पहुंचने के बाद में आपके पास में ऑप्शन रहता है कि आप प्राइवेट बीचेस के किनारे पर अगर आपने रिजॉर्ट बुक किया है तो आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी, आपका वहाँ पर स्टे ब्यूटीफुल हो जाएगा। आप अपनी फैमिली के साथ में बीच किनारे थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए क्वालिटी। इवनिंग में आप वहाँ पर अपना कुछ अरेंजमेंट करा सकते हैं और एक बढ़िया तरीके से आप अपना सेलिब्रेशन कर सकते हैं इस जर्नी का। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप हैवलॉक पहुँचेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हैवलॉक में जाकर अपने होटल में या रिजॉर्ट में 1 से 2 घंटे रेस्ट करें, और उसके तुरंत बाद ही करीब 1 से 2 बजे के आसपास आप स्कूटी बुक करके निकल जाएं राधानगर बीच के लिए। राधानगर बीच करीब 10 से 20 किलोमीटर के बीच में ही डिस्टेंस पर है, और बहुत ही सुंदर सा बीच है, बहुत ही फेमस बीच है। इसको एशिया का लॉन्गेस्ट बीच भी माना जाता है। यहाँ का सनसेट भी बहुत ब्यूटीफुल माना जाता है एशिया में। तो यहाँ पर आप जाएं, यहाँ पर लहरों में आनंद लें। बहुत ही प्लेन सा बीच है, बहुत दूर दूर तक गहराई नहीं है इसमें, तो आप इसमें बच्चों के साथ में नहा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा सेफ्टी रखें और एंजॉय करें, और जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करें। बहुत ही आप यहाँ पर एंजॉय करेंगे और इवनिंग में बहुत अच्छी फोटोग्राफी करें, और वहाँ से आप लौट कर आ जाएँ अपने रिजॉर्ट में स्टे करें। अगर आपका बीच किनारे आपको स्टे मिला हुआ है तो आप नाइट में बीच किनारे जा सकते हैं, लाइट वहाँ लगी रहती है, तो आप सुंदर सी लहरों की आवाज़ को सुनिए, वहाँ की जो हवा है उसको फील कीजिए। मुझे बहुत ही आनंदित जगह लगी वो हैवलॉक में। ये जो मोमेंट्स थे हमारे, जब हम लोग वहाँ पर नाइट में बैठते थे वहाँ पर, तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आती थी। आप अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप भूल जाते हैं। तो अगले दिन फ्रेंड्स, आप सुबह 5 बजे के आसपास निकल जाइए काला पत्थर बीच। काला पत्थर बीच पास में ही है, बहुत ही सुंदर सा बीच है। यहाँ पर एक पेड़ भी डला हुआ है जहाँ पर आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की फोटोग्राफी देखी है, जैसे मेरे देख सकते हैं कि मेरी वाइफ और मेरा बेबी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, ये वहीं का फ़ोटो है। और काला पत्थर बीच का जो सनराइज़ है बहुत ही सुंदर होता है, और विजयनगर बीच के 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही है। तो बहुत ही सुंदर सा बीच है, तो आप यहाँ पर जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो अगला
जो है पार्ट, आप जा सकते हैं 10 बजे के आसपास स्कूबा डाइविंग करने के लिए चले जाएं, क्योंकि स्कूबा डाइविंग में आपको 5000 के आसपास चार्जेस पे करना पड़ेगा अगर आप डीप सी में जाना चाहते हैं, और ये मस्ट है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये करें ज़रूर, कितना भी बजट पड़े आपको जाना ज़रूर चाहिए। यहाँ का सुंदर पार्ट है, करके आएँ, और आप पहले ही बैच में निकल जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। उसका रीज़न ये है कि जो वाटर है वो गंदा नहीं हो पाता है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं एक ही जगह बार बार ले जाते हैं घुमाने के लिए। तो आप थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ पर जो स्कूबा डाइविंग है पहले बैच में कर लें, कोशिश करें, तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर वाटर और बहुत सारी फिशेस देखने को मिलेंगी। तो आप स्कूबा डाइविंग कर लें, 10 से करीब 12-1 बजे तक आप लौट आएंगे, और 12-1 बजे ही आप निकल जाएँ बोट बुक करके, वहाँ से जो जेटी है वहाँ से बोट बुक करके निकल जाएं एलिफेंट बीच के लिए, और वहाँ जाकर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करें, बनाना राइड करें, जेटिस की राइड करें, और भी बहुत सारी राइड करें। बहुत ही सुंदर सा बीच है वहाँ का। थोड़ा सा आप फॉरेस्ट में भी घुसिए, देखिए कीड़े मकोड़े और वहाँ का दलदल, वहाँ के पेड़ बहुत ही सुंदर लगते हैं। बहुत ही अच्छा बीच है, तो यहाँ पर आप घूम सकते हैं। और आपके पास में एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर आप जल्दी निकलते हैं तो आप राधानगर बीच के पास में ही है ये एलिफेंट बीच, आप स्कूटी से जा सकते हैं किनारे तक, सड़क किनारे, और यहाँ से आप बाय वॉक भी जा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि बारिश के टाइम में अवॉइड करें जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कीचड़ हो जाता है और पूरा दलदल बन जाता है, बहुत दिक्कत होती है। तो आप बारिश में ट्रैकिंग अवॉइड करें और सीधा बोट से जाएं। मैं तो ट्रैकिंग करके गया था, वो मैं आगे एपिसोड्स में आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से परेशान हुआ था। तो इस तरह से आप एलिफेंट बीच घूम के आ सकते हैं, और रात में आप वहाँ पर अपने होटल में, रिजॉर्ट में स्टे कीजिए। और आपके पास अगर समय ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तो आप हैवलॉक में अपना समय बढ़ा भी सकते हैं 1-2 दिन का, उसके अकॉर्डिंग ट्रिप प्लान करें। और अगर आपके पास पैसा एवरेज बजट है आपका, तो आप अगले दिन निकल जाएं नील आइलैंड के लिए, और ये आपके पास ऑलरेडी टिकट होगी ही, उसके अकॉर्डिंग आप पहुंच जाएंगे करीब 9 से 10 बजे के आसपास में नील पहुंच जाएंगे। नील आइलैंड बहुत छोटा सा है और एक गांव की तरह है, और वहाँ पर आप सारी जगह बहुत जल्दी घूम सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग टैक्सी ही बुक कर लें। टैक्सी वाले बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करते हैं, आपको समय बता देते हैं कि आपको इतना समय यहाँ रुकना है, यहाँ रुकना है, और इसके अकॉर्डिंग आप क्या करें कि जैसे ही आप नील आइलैंड पहुँचेंगे तो आप 1 से 2 घंटे, 1 घंटे आप आधा घंटे आप वहाँ पर रेस्ट करें, और तुरंत ही निकल जाएँ आप भरतपुर बीच के लिए। भरतपुर बीच बहुत ही सुंदर है, और वहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ पर आप बाथ ले सकते हैं बच्चों के साथ में, आप या फिर अपनी फैमिली के साथ में, जो भी है वहाँ पर घूमिए और लंच कीजिए। करीब 3 से 4 घंटे दीजिए इस बीच पर, और 3 से 4 घंटे देने के बाद तुरंत आप निकल जाइए लक्ष्मणपुर बीच 2 के लिए। लक्ष्मणपुर जो बीच 2 है वो बहुत सुंदर है, वहाँ पर एक नेचुरल ब्रिज है, और यहाँ के जो पत्थर हैं थोड़े नुकीले होते हैं, तो यहाँ पर जब आप जाएँ तो थोड़ा संभल कर जाएं, और एक गाइड कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मरीन लाइफ है और जो फिशेस हैं, जो भी यहाँ क्रीचर्स हैं, वो आपको यहाँ के जो गाइड हैं वो आपको दिखाएंगे, तो आपको थोड़ा अच्छी फीलिंग आएगी। तो आप गाइड भी बुक कर सकते हैं, और ये जो नेचुरल ब्रिज है वहाँ पर फोटोग्राफी करके ज़रूर आएँ। और अगर आप इसके बैकग्राउंड में भी जा सकते हैं पीछे घूमने के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद आपको जाना होगा लक्ष्मणपुर बीच 1। लक्ष्मणपुर बीच 1 यहाँ का सनसेट बहुत ही सुंदर होता है, तो आप यहाँ पर 5 बजे के आसपास पहुँच जाएं सनसेट होने से पहले, और यहाँ का सनसेट देखें, यहाँ पर मैगी खाएं, चाय पिएं, बहुत सारी फोटोग्राफी करें, और अपने रिजॉर्ट पहुँच जाएं। और अगले दिन के लिए 5 बजे सुबह उठने के लिए तैयार रहें, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर सा बीच है यहाँ का, जो है सीतापुर बीच बहुत ही सुंदर है। तो इसको आपको घूमने के लिए आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, और मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया था कि अगर आप सीतापुर बीच के आसपास ही होटल या रिजॉर्ट बुक कर लें तो आपको बहुत आसानी होगी। तो आप बाय वॉक भी जा सकते हैं, सुबह आपको स्कूटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सीतापुर बीच जाइए, वहाँ आप 1 से 2 घंटे का समय दीजिए। बहुत ही सुंदर सी रेत होती है वहाँ की, क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर लगेगा वहाँ का, और लंबे लंबे बीचेस दिखेंगे, सुंदर सा सनराइज आप देख पाएंगे अगर सुबह जाते हैं 5 बजे। तो यहाँ पे आप वो सारा एक्सपीरियंस आप वहाँ पर ले पाएंगे, और इस तरह से आपकी नील आइलैंड की ट्रिप लगभग कंप्लीट हो जाएगी। आप 10 बजे के आसपास अपनी जेटी के लिए रवाना हो जाएं टैक्सी से, और आप निकल जाएं पोर्ट ब्लेयर के लिए। और पोर्ट ब्लेयर आप पहुँच जाएंगे दोपहर तक, तो अपना लंच वंच करके आपके पास में अगर कोई जगह रह गई है कोई इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ब्लेयर में, तो आप वो घूम सकते हैं। और
आपको जब आप जाएंगे तो आपको सी सिकनेस भी हो सकती है लौटते समय आते समय शिप में, तो आप जो वोमिटिंग की टैबलेट्स हैं वो भी रख सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स लेडीज़, क्योंकि इनको ज़्यादा वोमिटिंग होती है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होगी। तो आप जैसे पोर्ट ब्लेयर पहुंच जाएं, जो भी आपने जगह बची हुई थी वो आप थोड़ा बहुत घूम लें और आराम से रेस्ट करें। शाम को बीच किनारे घूमें, मरीन पार्क के आसपास घूमें और अगले दिन सुबह जल्दी से निकल जाएं अपने एयरपोर्ट के लिए और अपने घर लौट जाएं। तो जिनका बजट एवरेज था और के पास अच्छा बजट था वो लोग ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ट्रिप करके लौट सकते हैं। और मैंने जैसा कि बताया था कि जिनको मिडिल अंडमान जाना है जिनको नॉर्थ अंडमान जाना है उनको थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा सा एडवेंचर करना पड़ेगा। तो अब मैं बता देता हूँ मिडिल अंडमान जाने वाले लोग, जो लोग मिडिल अंडमान जाएंगे उनको पहले ही अपने टैक्सी ड्राइवर से बात करके पासेस बनवाने होंगे एक दिन पहले ही रात में, और उनसे बात करनी होगी। तो आप पहले ही बता दें उनको, अपना पूरा टैक्सी वैक्सी बुक कर लें और अगले दिन सुबह 4 बजे उठने के लिए रेडी रहें। तो आप चाहे नॉर्थ अंडमान जा रहे हो मिडिल अंडमान जा रहे हो, आपको एक दिन पूरा लग जाएगा घूमने में। अगर आप मिडिल अंडमान जा रहे हैं तो आप मिडिल अंडमान पहुँचते पहुँचते आपको 12 बज जाएगा, और क्योंकि रास्ते में चेक पोस्ट पड़ते हैं, जरावा ट्राइब एरिया से आप पास हो रहे होते हैं तो बहुत सारी चेकिंग होती है, और साथ में करीब सैकड़ों गाड़ियों का जत्था एक साथ अंदर जाता है बारातांग की तरफ बढ़ता हुआ। और वहाँ पर आप जाते हैं तो बारातांग में जो लाइमस्टोन केव है आप एक्चुअली में जाते तो वो घूमने के लिए हैं, लेकिन यहाँ का जो बेस्ट पार्ट है वो है बोटिंग। जब आप बोट से जाएंगे और मैनग्रूव फॉरेस्ट से होते हुए जाएंगे तो बहुत ही सुंदर सा पार्ट लगता है। तो आप इसको, जो लोग मिडिल अंडमान जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी जर्नी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी। वो थोड़ा सा हल्का सा किसी को हेक्टिक लग सकता है, लेकिन ये पार्ट भी ज़रूरी है अगर आप मिडिल अंडमान जा रहे हैं। और इसमें आपका पूरा दिन चला जाएगा पोर्ट ब्लेयर तक लौटते समय, और आपका पैसा भी करीब 5,000 के आसपास टैक्सी वाला लेगा, थोड़ा कुछ बोट के खर्चा आएगा 350 रुपीज़ पर पर्सन। तो इस तरह से आपको करीब 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाएगा कपल का। तो अब यहाँ पर आपके पास में एक चीज़ और बचती है, वो मड वोल्केनो पास में ही है। छोटा सा मड निकलता हुआ दिखेगा, आप लोग इसको अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि आपकी जर्नी ऑलरेडी हेक्टिक हो चुकी होगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग जा सकते हैं देखने के लिए। और मिडिल अंडमान जाने के लिए आपके पास में बस भी अवेलेबल रहती है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि बस का चार्जेस तो कम है। सुबह सुबह आपको 5 साढ़े 5 बजे उठना पड़ेगा, लेकिन आप परेशान भी हो सकते हैं क्योंकि आपके पास लगेज भी रहता है और आप कहीं मैनेज करना भूल गए तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टैक्सी बुक करें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन आप अगर सोलो ट्रैवलर हैं तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। और अब बात करते हैं नॉर्थ अंडमान जाने की। तो जो नॉर्थ अंडमान जा रहे हैं घूमने के लिए वो मिडिल अंडमान से पास होते हुए ही जाएंगे। तो रास्ते में आप बारातांग, जो लाइमस्टोन केव्स है वो तो आप घूम ही लेंगे, और मड वोल्केनो आप घूमना चाहें तो वो भी घूम सकते हैं, और आप बढ़ जाएंगे दिगलीपुर के लिए। तो ये जो दिगलीपुर जा रहे हैं वो ध्यान रखिए कि इस दिन आप एक दिन तो आपका पहुंचने में ही लग जाएगा, और जब आप वहां से लौटेंगे तो एक दिन आपका उसमें लग जाएगा, और एक दिन आपको वहां घूमना है। तो आप जिस दिन आप दिगलीपुर पहुंचेंगे आपको शाम हो चुकी होगी, आपका होटल ऑलरेडी वहां बुक होना चाहिए, आप वहीं पर स्टे करेंगे और सुबह अगले दिन आप निकल जाएंगे कालीपुर बीच के लिए। कालीपुर बीच में आपको छोटे छोटे टर्टल्स देख सकते हैं, टर्टल्स के एग दिख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा आपका। बड़े टर्टल्स भी दिख सकते हैं, और वहाँ पे आप लोकल से पता कर लें। लोकल अगर सजेस्ट करें तो आप रॉस एंड स्मिथ आइलैंड पहले जा सकते हैं। इन दोनों को आप देख सकते हैं कौन सा आप पहले पार्ट जाना चाहते हैं, तो आप रॉस एंड स्मिथ आइलैंड चले जाइए घूमने के लिए। रॉस एंड स्मिथ आइलैंड क्या है, 2 आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स जो कि एक नैरो पास से अटैच्ड हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सा एरिया है, ब्लू वाटर मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप नॉर्थ अंडमान में और भी बहुत सारी जगह घूमने जा सकते हैं, जैसे अल्फ्रेड केव्स हैं जो कि बहुत सारी 42 केव्स हैं जो कनेक्टेड हैं, और आप वहाँ पर जल टिकरी जा सकते हैं जहाँ पर मड वोल्केनो है, रामनगर बीच जा सकते हैं। लेकिन जो ये सब थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा आपका घूमना, इसलिए मैं ये सब आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन रॉस एंड स्मिथ आइलैंड और कालीपुर बीच आपको मस्ट घूमना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि ये बहुत सुंदर है। और जब आप वहाँ तक जा रहे हैं इतना परेशान होकर 300 किलोमीटर जाना, 300 किलोमीटर लौटना, बहुत सारे रूल गाइडलाइंस, तो थोड़ा सा आप क्वालिटी टाइम वहाँ पर बिता कर आएँ, ज़्यादा इधर उधर परेशान ना हो। और अगर आप
कोई आप पैशनेट हैं वहाँ पर घूमने के लिए, तो फिर वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस सेफ्टी लेकर चलें और वहाँ से आप आराम से थर्ड डे आप लौट के आ जाएंगे। थर्ड डे पूरा आप सुबह सुबह निकल जाएं वहाँ से दिगलीपुर से, आपको पूरा दिन लग जाएगा पोर्ट ब्लेयर पहुँचने में। तो आपके 3 दिन इस तरह से इस नॉर्थ अंडमान की ट्रिप में खर्च हो जाएंगे। और मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चौथा दिन है आपका पोर्ट ब्लेयर के लिए ही बुक रहना चाहिए, ताकि आपकी फ़्लाइट हो मिस ना हो, अगर आपको कहीं बारिश की वजह से या कोई वजह से आप लेट हो जाएँ तो। और मैं ऑलरेडी ये भी बता चुका हूँ कि आपकी ये जो नॉर्थ अंडमान और मिड अंडमान वाली ट्रिप है, ये आप लोग स्टार्टिंग में ही कर लें, उसके बाद ही हैवलॉक और नील जाएँ तो आपकी ट्रिप बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये ट्रिप बहुत सुंदर तरीके से कंप्लीट होती है। और मैं आगे एपिसोड्स लाने वाला हूँ, मैंने किस तरह से घूमा अंडमान और क्या परेशानियाँ झेली और कैसे एंजॉय किया। अगर आप लोग ग्राउंड लेवल पर देखना चाहते हैं एक्चुअल में, तो आप सारे एपिसोड्स देखें। ये तो जो मैंने बताया था ये सारा था समराइज्ड प्लान, कि आप कैसे प्लान करना है, क्या घूमना है, कैसे घूमना है, ये सारा मैंने आपको बता दिया। जिनके पास कम टाइम है उनके लिए ये वीडियोस थे। अब जिनके पास पूरा इंटरेस्टेड हैं और सच में जाना चाह रहे हैं, वो लोग मेरी सारे एपिसोड देखें, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और बहुत अच्छे से प्लान कर सकें। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैंने कहीं जानकारी कोई मिस की है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसकी भी जो आपको रिप्लाई दूंगा। और मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। मेरा अभी भी फ्रेंड्स थोड़ा सा स्ट्रगल चल ही रहा है यूट्यूब की जर्नी में। मुझे 3 साल हो गए हैं, मैं वीडियोस भी ठीक ठाक बना रहा हूँ, अच्छे बना रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं वो मुकाम पर नहीं पहुँचा हूँ कि मुझे हैप्पीनेस मिले। मतलब अभी यूट्यूब के लेवल पर रिकॉग्निशन भी नहीं मुझे मिल रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा सा तो सपोर्ट मिले। आप लोग भी समझ सकते हैं इस बात को कि हार्ड वर्क करने के बाद इंसान का एक्सपेक्टेशन रहता है कि थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिलना चाहिए लोगों से। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया है तो, और मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, जो कि मैं अब एपिसोड शुरू कर रहा हूँ अंडमान के, और उनको देखते हैं और आप बताइए कैसे लग रहे हैं वीडियो, और ऐसे ही देखते रहिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।